और आइए अब बात हम वक्फ बिल की करेंगे, क्योंकि अब आखिरी रण में यानी कि लोकसभा में 288 के साथ पारित होते के साथ ही अब राज्यसभा में इसको आज पेश किया जाएगा। और आपको बता दें आज राज्यसभा में भी हंगामे के आसार। इसी के साथ देखिए लोकसभा में पास होने के बाद अब वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में तकरीबन 1 बजे पेश किया जाएगा। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में स्थिति सरकार के पक्ष में दिखाई दे रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ऊपरी सदन में भी यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। दरअसल राज्यसभा में मौजूदा समय में सदस्यों की संख्या 236 है और यहां भी बीजेपी का नंबर सबसे अधिक है। बीजेपी के पास कुल 98 सदस्य हैं। वहीं एनडीए के सदस्यों की कुल संख्या 115 है। इनमें से 6 मनोनीत सदस्यों को शामिल कर दिया जाए तो यह आंकड़ा 121 पहुंच जाएगा और राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत होगी। और ऐसे में देखिए बहुमत में 2 सदस्य अधिक हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के 27 सदस्य हैं। इंडी गठबंधन में कुल 85 सदस्य हैं और इसी के साथ राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत का वो जादुई आंकड़ा तो है ही, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखिए यहां पर कि किस तरह से 1 बजे राज्यसभा में ये जो संशोधित बिल है वो पेश किया जाएगा। वहां पर भी नंबर गेम की कोई बाधा जो है वो सरकार के लिए नहीं है, लेकिन वहीं क्या इंडी गठबंधन की यानी कि विपक्ष की जो रणनीति है वो फेल होते हुए लोकसभा के अंदर में दिखाई दी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब है, अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ पर रुख हम मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब का कर लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्या हम ये माने कि विपक्ष की जो रणनीति थी, क्योंकि हमने जंतर मंतर से नमाज के दौरान तमाम विरोध करते हुए एक समुदाय के लोगों को देखा, मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखा, विपक्ष का पूरा समर्थन उनको रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इन सब का समर्थन था। लेकिन वहीं जब संसद के पटल पर बात रखने की बात आई तो वहां पर उनकी रणनीति फेल हो गई। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि कल लोकसभा में देर रात तक बहस होने के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। इस पर मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और उसका एहसान मानता हूं कि ये बिल जो है ये मुसलमानों के हितों में है और इससे जो अभी पास होने के बाद जब लागू होगा तो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा और दिखेगा और वो बदलाव जो है वो बिल्कुल इनकलाबी शक्ल का होगा। और इसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने और ख़ास तौर पर MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये मुसलमानों के दरमियान इन्होंने गलतफहमियां बहुत डाल दी और यहाँ तक कह दिया जो बिल्कुल फजूल की बातें थी, लायानी बातें जिनका वजूद नहीं, यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों, कब्रिस्तान को, दरगाहों को ख़तरा है। अगर ये बिल आ गया तो इन सब का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब और मुस्लिम पर्सनल के बोर्ड के लोग बराबर कहते रहे, जिसकी वजह से मौलाना शहाबुद्दीन जी, जिनका नाम आप ले रहे हैं, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब का, देखिए कल उन्होंने संसद के अंदर में जो है इस बिल को फाड़ा। उन्होंने कहा है कि देखिए मैं गांधी जी की तरह ही बिल को जो है वो फाड़ता हूं और इस बिल का विरोध करता हूं। और साथ ही देखिए उन्होंने कहा है कि ये तो शुरुआत है, ऐलाने जंग है। आप शुक्राना अदा कर रहे हैं और वो ऐलाने जंग कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में अगर राज्यसभा से भी पास हो जाए, राष्ट्रपति के पास भी चला जाए, कानून भी बन जाए, तो क्या सड़कों पर ये संग्राम देखने को मिलता रहेगा? देखिए धरना प्रदर्शन करना, एहतजाज करना या कागज को फाड़ देना, ये तो हर आदमी अपनी तबीयत के मुताबिक कर सकता है और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी इसी में है। जमहूरियत के निज़ाम में
यही तो भलाई है, यही तो अच्छाई है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जाना जाता है, पहचाना जाता है कि तमाम मज़ाहिब के लोग मिल करके रहते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हर आदमी का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, सोच अलग हो सकती है, इसके बावजूद भी सब लोग एक साथ में रहते हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है। रोड पर जहाँ तक उतरने की बात है, तो उसका ऐलान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कल 11 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने भी सुना होगा, देखा होगा, मैंने भी सुना, मैंने बहुत बारीकी से मैंने उसको सुना है। एक एक चीज का मैं जवाब देने का रखता हूँ और एक एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ। मगर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर पास हो जाएगा तो हम रोड पे उतरेंगे, इसके अलावा जो है वो हम बिल्कुल, यानी आंदोलन कि अब करेंगे। रोड पे जो ठीक है, संग्राम है आंदोलन वो करने का देखने को हर मिलेगा। जी हाँ, सबको अधिकार है। शहाबुद्दीन जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सीधे मैं रुख करूंगी धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से कल लोकसभा के अंदर में देखिए विपक्ष कह रहे थे कि 8 घंटे का वक्त कम है, 12 घंटे तक चर्चा, मतलब देर रात तक ये चर्चा चली है, तो अब तो कहीं ना कहीं जो भ्रम है वो टूटा होगा, सत्यता सामने आई होगी, क्योंकि 288 वोट इसमें पड़ गए हैं और राज्यसभा में भी पास होने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए नंबर जो है वो काफी है सरकार के पास। जी नमस्कार किरण जी, हमारे पैनलिस्ट साथियों को, आप दर्शकों को। देखिए, संख्या होना अलग विषय है, लेकिन जिस वर्ग को एड्रेस करके बिल बनाया गया, कम से कम उसकी चिंताओं और शंकाओं को दूर करना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी थी। अब महत्वपूर्ण यह है कि सरकार का जो रवैया है वो तो चाहती है, देखिए, इस बिल से ज्यादा इसके पीछे की जो मंशा है सरकार की वो समझने की जरूरत है। उसको इस बिल से मतलब नहीं है गरीबों से, मुसलमानों से। मौलाना साहब बता रहे हैं हिंदुओं में गरीब खत्म हो गए, दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़े वर्गों में गरीब खत्म हो गए। कौन सा वेलफेयर का काम सरकार ने कर दिया? या हिंदुओं में ट्रस्ट नहीं है क्या? मंदिरों में ट्रस्ट नहीं है क्या? तमाम जगह है। या भूदान आंदोलन के बारे में जानकारी आपको नहीं है क्या मौलाना साहब? लेकिन सच ये है ना, वो किसी गरीब को एड्रेस कर रहे हैं। 70-72 साल से यही तो ट्रस्ट वोट चला रहे थे ना सर। एक सवाल, क्रॉस क्वेश्चन है सर, देखिए क्रॉस क्वेश्चन है, उस चीज का भी जवाब आप साथ में दे दीजिएगा और पूरा मौका आपको मिलेगा बात करने का। मैं ये कह रही हूँ 70-72 साल से यही समुदाय तो इसको चला रहा था ना, तो क्या बदलाव हो गया? एक उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि हो सकता है आने वाले वक्त में चीजें जो है गरीब मुस्लिम तबके जो है मुसलमानों के, उनके लोगों को कुछ यहाँ पर फायदा मिल सके ये बदलाव के साथ। नहीं किरण जी, क्या उसमें बिल को आपने पढ़ा? उसमें क्या लिखा है कि उसको बेच करके संपत्तियों को गरीबों में बांट देंगे? कहीं लिखा है? अरे किस तरह की बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं सर? गरीबों में बांटना थोड़ी ना है, गरीबों में बांटना नहीं। तो पहले क्या गरीबों में बांट दिया जाता था? देखिए उद्देश्य मैं क्या कह रहा हूं, पहले क्या गरीबों में बांट देते थे? नहीं बांटते थे ना। अगर गरीबों में बांटते तो जितनी संपत्ति है आज वो गरीब ना अमीर हो चुके होते, और मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय सबसे अमीर लोगों के काउंटिंग में काउंट हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो समझिए कि दिक्कत है। किरण जी, सरकार की मंशा साफ है, वो देश के एक बड़े वर्ग को चिढ़ाना चाहती है, उसको दिखाना चाहती है कि आप किस तरह से जो है आप वोट के लिए किस तरह से डिफरेंस पैदा करके हमारी सरकार बची रह सकती। मूल उद्देश्य इसका इस बिल का था। जिस समय इस समय आप हंगर इंडेक्स में पीछे हैं, महिला सुरक्षा में पीछे हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पीछे हैं, कितने लोगों का 20 करोड़ से अधिक लोगों को एक टाइम खाना पड़ रहा है, 85 करोड़ लोग राशन दे रहे हैं। इन सारे विमर्श को लेकर के रुपया लगातार कमजोर हो जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय आपकी दुनिया में किस स्थान पर है, इस विमर्श को डाइवर्ट करने के लिए और एक अपनी सरकार बचाने के लिए एक वर्ग को जिस तरह नहीं डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम, वो सरकार हाँ उसमें जरूर कामयाब हुई है, ये ठीक है पास करना। लेकिन सच ये है कि देखिए इस जो आप अव्यवस्था थी या कह लीजिए उसमें कमियां थी, उसको एड्रेस करते हुए आप किसी की संस्था का गला थोड़े घोट सकते हैं। ये करने का काम किया सरकार ने। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखिए, किसी भी रिलीजियस संस्था में ये पहले से था, होता आया है, जो आर्टिकल 25, 26, 29, आर्टिकल 301, आर्टिकल 14, ये अगर आप पढ़िएगा तो सबको अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी हिंदुस्तान के अंदर अपना रिलीजियस वर्क करने की इजाजत देता है। इक्वलिटी का और उसके दूसरे के रिलीजियस मामलों में दखल सरकार को न देने पे रोक है। लेकिन उसके बाद भी उसमें तो जो मेजर पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं सर, धार्मिक नहीं मैं बता रहा हूं सर, बात सुनिए ना, धार्मिक चीजों पे दखल कहां दिया जा रहा है? ये तो एक वो बोर्ड है जो उस समुदाय के लिए बना है, उनकी बेहतरी के लिए बना है, लेकिन यहाँ पर कोई धार्मिक चीजें तो होती नहीं है ना। यहाँ नमाज अदा नहीं, मस्जिद में कोई परिवर्तन नहीं, ईदगाह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो सर धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं इसको?
सिर्फ एक समस्या इस बात की है ना, एक समुदाय के लिए बोर्ड का गठन हुआ है, तो क्या उसको सिर्फ एक ही समुदाय तक में आप रख देंगे कि भाई इनकी धार्मिक चीजों को जो है, मूल भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुंचाया जा रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए अब आप जो है, जैसे मंदिर क्या है, मंदिर को धार्मिक स्थल मानते हैं नहीं मानते? मंदिर धार्मिक है तो मंदिर का, सर, अब सुनिए धार्मिक तो प्लेस मंदिर है, का, मंदिर में भगवान की, प्लेस है, अरे बोर्ड मेरी बात धार्मिक नहीं सुनिए, है। अब आप सुनिए तो, सुनेंगे जी, तब समझ अब पाएंगे। बोलिए। वक्फ का अगर सब धार्मिक है तो वक्फ बोर्ड कैसे नहीं हुआ? मंदिर अगर धर्म का स्थल है तो मंदिर का मैनेजमेंट पुजारी करता है, पुजारी पूजा करता है, देख रेख करता है, वो धार्मिक नहीं हुआ? क्या परिभाषा अमित शाह जी ने दे दी, उसको पूरा देश लेकुल पड़ा है। चलिए ठीक है सौरभ दुबे जी, ठीक है सौरभ दुबे जी, देखिए सरकार की मंशा पर सवाल है यहाँ पर। दो मेन पॉइंट से, ठीक है, जल्दी से आप धर्मेंद्र जी अपनी बात रख दी, फिर मैं सौरभ जी करूंगी। जो दो मेजर समस्या फ्यूचर में आने वाली है, एक उपयोगकर्ता का वक्फ है, उपयोगकर्ता का वक्फ बाय यूजर अंग्रेजी में, उसका यह है कि पीढ़ियों से, सदियों से किसी लैंड को हम यूज करते आए हैं। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर 60% तालकेदार और राजाओं के जो राजमहल है, जिसको हम कहते हैं फलाना महल, ढमाका महल, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं है किरण जी। वो यूजर बाय यूजर उनके फोर फादर्स करते आए, फलाने राजा, ढमाके राजा, उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई, उनके उत्तराधिकारी आ गए, लेकिन वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ना उनको उन्होंने दर्ज कराने की जरूरत पड़ी, ना दर्ज हुआ। वो मालिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कल को उनसे रिकॉर्ड मांग के कहा जाए कि यूजर से हम आपको मालिक नहीं मानते हैं, तो आप बताइए अराजकता की स्थिति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? उसी तरह वक्फ बाय यूजर की बड़ी प्रॉपर्टी है जो तमाम लोगों ने वक्फ कर रखा है, उसमें रिलीजियस कल की पूरी प्रक्रिया आपने देखी होगी, संसद के पटल पर पक्ष विपक्ष की तरफ से तमाम बातों को रखा गया होगा। और यहाँ पर देखिए धर्मेंद्र जी भी कह रहे कि नीयत साफ नहीं है, नीयत में खोट है, एक अराजकता फैलाने की कोशिश है, और धर्म विशेष को यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इंगित कर रहे हैं। देखिए किरण जी, मैंने सबको ध्यान से सुना और मेरे बीच में कोई बोलेगा नहीं, बस 2 मिनट मुझे सुन ले, उसके बाद अपनी बारी में बोलेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो वक्त को लेकर के कहा गया कि धर्म से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल गलत है, 100% असत्य बात है। देखिए धार्मिक मामला इसके अंदर है ही नहीं। वक्फ बोर्ड जो है वो वैधानिक संस्था है। जिस प्रकार से भारत सरकार की तमाम अन्य संस्थाएं हैं, ये भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये वैधानिक बॉडी बनी हुई है। बाकायदे सरकारी तनख्वाह जाती है, भारत सरकार से सैलरी जाती है, इनके एम्प्लॉइयों को जाती है, जो इसके अंदर मैनेजमेंट संभालते हैं उनको जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो हिंदुओं को लेकर के उनके मंदिर के लिए बात कहेगी, मैं बता दूं लगभग कई मंदिर जो है वो टैक्स भरते हैं सरकार को। और जो ब्रजरज कमेटी, जैसे मथुरा के अंदर ब्रजरज कमेटी बनाई गई जिसमें पूर्व डीजीपी जो है उसके वाइस चेयरमैन है, वो भी एक सरकारी संस्था, उसकी भी मॉनिटरिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो ये जो वैधानिक संस्था है ना, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था 1954 में, वो वैधानिक तौर पे हुआ था। ये भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर आज भी चल रही है। और वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बार बार कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर, अरे भाई धर्म के आधार पर कुछ किया ही नहीं गया, सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का मामला है। जो वहां पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, उसकी रख रखाव, उसकी सुरक्षा, उसमें जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, सरकार ने उसको ठीक करने के लिए इसमें सुधार बिल लेकर के आई थी। और मैं मानता हूं कि ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। देखिए जो पिछड़े मुसलमान थे, पसमानदा समाज के मुसलमान थे, जो महिलाएं थी वहां पर, उनको न्याय कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा था। देखिए वक्फ बोर्ड में 4 से 5% मुसलमान हैं जिनको वक्फ बोर्ड की जमीनों पर उन्होंने जो है कब्जा कर रखा है, या उससे जुड़े हुए वही लोग हैं। बाकी 90% मुसलमान जानता भी नहीं वक्फ बोर्ड क्या होता है, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार ने जो पहले अभी 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद अभी दोबारा जो किया है, उसमें सिर्फ यही किया है कि जो अवैध अतिक्रमण था, अवैध अतिक्रमण पे जो है वो आप सुनवाई नहीं कर सकते थे कोर्ट में जाकर के। इनकी अपने लिए जो अपना जो इनका न्यायालय था, उसके अंदर इनकी जो फैसला होता था उसको मान लिया जाता था, उसमें संशोधन किया गया। इस तरह के संशोधन किए गए कि उससे मुस्लिम समाज को बड़ा फायदा मिले। और यहाँ पर जो लोग गुमराह कर रहे हैं, बार बार ये कहते हैं कि हिंदुओं में गरीब है, इसमें गरीब है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, 140 करोड़ जनता उनके सामने है, वो सबका काम करेंगे, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सबके लिए वो प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक हिंदुओं की आप बात करते हैं, हिंदुओं के मंदिर ऑलरेडी मॉनिटरिंग में है। कर्नाटक के एक मंदिर ने 448 करोड़ रुपए का टैक्स भरा,
और उस टैक्स से कर्नाटक की सरकार ने वक्फ बोर्ड पे काम करवाया। तो ये कहीं से भी मुझे लगता है कि जो बिल मुस्लिम समाज में सुधार के लिए लाया जा रहा हो, मुस्लिम स्वागत होना चाहिए। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से सर अपनी बात को आप रखिएगा, फिर उसके बाद में अपनी संवाददाता का भी जी। किरण जी, जिसकी बात की शुरुआत ही झूठ से हुई, इनको पढ़ के आना चाहिए। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को सरकार तनख्वाह नहीं देती, पहले करेक्ट कर ले। ये लोग दुबई में कह रहा हूँ झूठ ही नहीं है जो। अरे भाई सुनो, आपको पता नहीं है, पता नहीं है तुमको क्या है सौरभ जी, क्यों गलत बयानबाजी करते हो? दूसरी बात, अगर वक्त में कमी है, भ्रष्टाचार, अरे पढ़ के आओ भाई, बीच में मत बोलो, मैंने सुन लिया। राज्य वक्फ बोर्ड, सारे वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। जो इसके अंदर भारत सरकार की तरफ से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनको सैलरी दी जाती है। इसमें ज्वाइंट अरे सौरभ जी आप सुनिए, ज्यादा आप पढ़ के आइए तब बोला करिए, आपको जानकारी नहीं है। वक्त के एम्प्लॉय जो सीईओ और चेयरमैन होता है, वक्त के एम्प्लॉय एक मिनट, अगर भ्रष्टाचार है, सुनिए किरण जी, अगर भ्रष्टाचार है और कंपनियां गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है, तो आप बताइए। सर हम चर्चा को जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे, पूरा वक्त है हमारे पास। अनुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनके पास हम रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दृष्टि हमारी संवाददाता के पास जाएंगे। दृष्टि, लगातार कल से ही आप जो है ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोकसभा की पूरी कार्यवाही को आपने देखा है और इसी के साथ देखिए आज राज्यसभा में ये बिल जो है पेश होने जा रहा है। नंबर गेम की कोई बाधा नहीं है, ऐसे में आज के लिए किस तरह की चीजें जो है वो दिखती हैं, किस तरह से जो है हंगामे के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि ये ऐलाने जंग है। आवाज पहुंच रही है दृष्टि? चलिए, दृष्टि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। अनुप्रिया जी का हम यहां पर रुक करेंगे। अनुप्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके समर्थन से देखिए लोकसभा में जो बाधा थी वो कम से कम दूर हो गई है, लेकिन एक जो मुस्लिम वोट का आप लोगों का रहता है कि कहीं ना कहीं अब तक जो हमने बिहार में सरकार देखी, नीतीश की सरकार रही, उसमें मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा इसमें रहा और 17.7 के करीब जो है परसेंटेज है। ऐसे में नहीं लग रहा है कि वो छिटक जाएंगे? आपने समर्थन तो दे दिया। किरण जी, एक बात बहुत स्पष्ट मैं कर दूं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दशकों से इकबाल है और उस इकबाल में यह है कि एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुई है, क्योंकि जनता यह अपने आप को बहुत महफूज मानती है, क्योंकि जो हमारी तहजीब रही है कि गंगा जमनी तहजीब से हम रहे हैं और इसी संस्कृति को हम मानते रहे हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है कि सभी को इजाजत है। अब रहा कि आपने वक्फ के बारे में जो कहा कि देखिए, जब हमें मौका मिला, हमने एनडीए के सहयोगी दल होने के बावजूद जब हमें लगा कि किसी कुछ मुद्दे पे हमें अपनी राय रखनी चाहिए और जेपीसी के माध्यम से पक्ष विपक्ष सभी को मौका मिला, हमने अपनी नाराजगी या कह सकते हैं जिस मुद्दे पे हमारी लग रही थी कि भाई इसमें संशोधन होना चाहिए था या छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थे, उन मुद्दों को भी शामिल किया गया। और हमें खुशी है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के विपक्ष एक तरह से नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा था और एक भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं भाई मुसलमानों का क्या होगा। समझने की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय में भी आने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं पासमानदा मुस्लिम जो होते हैं, उनकी जो संख्या है, जो अति पिछड़े हैं उनको आखिर वक्फ से जो जिस तरह की जो सुविधा वो नहीं मिल पा रही थी, आज सरकार ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड में संशोधन कर करके उनकी मौजूदगी को बहुत ही मजबूत किया है। महिलाओं की बात करते हैं विपक्ष के लोग, यहाँ महिलाओं को अगर अधिकार मिला तो इनको समस्या किस बात से हो रही है? बात यह समझना है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। आप लोकसभा चुनाव से अगर देखेंगे कि विपक्ष एक तरह से झूठ पेश करके कभी संविधान का हवाला देता है, कभी ईवीएम की बात करती है, कभी वोटर लिस्ट की बात करती है, और वर्तमान में अब इनको लगा कि ऐसा, आप देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता लोग और जितने भी विपक्ष के नेता हैं अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश के अन्य मुद्दों पे इनका ध्यान नहीं है अब इस मुद्दे पे, जबकि मुस्लिम भाइयों को और बहनों को इस बिल के माध्यम से मजबूती मिलेगी। क्योंकि अगर न्याय के साथ विकास की बात करूं, क्योंकि हमारी नहीं, अनुप्रिया जी, धर्मेंद्र जी तो ये कह रहे हैं, देखिए आपने उनको सुना भी होगा, वो तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या जो मुस्लिम गरीब तबके के लोग हैं उनका उद्धार हो जाएगा, क्या संपत्ति बांट दी जाएगी, ये तमाम ऐसे जो तर्क है वो यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगी फिर कहूंगी, ये जिनकी राजनीतिक पारिवारिक राजनीति
ट्रिक होती है, और जिनके लिए सत्ता और लोग जो है एक वोटर के रूप में होते हैं, ये इस तरह के मैंने सुना उनको, इन्होंने कहा कि हम पे आरोप लगाया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय आपके लिए मात्र एक वोटर के रूप में था। आप उनको दबा कुचला महसूस करा करके वोट की राजनीतिक साथ थे, लेकिन असली मायने में जो सशक्तिकरण की बात हो रही, जो एनडीए और खासकर मैं फिर कह रही थी, आपने मुझे रोका कि बिहार में न्याय के साथ विकास की बात होती है, मतलब कि सबका साथ सबका विकास तब होगा जो सभी को न्याय मिलेगा। न्याय मिलने का अर्थ यह है, आपने देखा होगा बिहार सरकार ने अपने प्रयास से बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी, उसमें कई बातें थी, हिंदू मुस्लिम हमने यह नहीं किया। जब बिल बन कोई भी अगर जब मैं कहती हूँ स्कीम्स तैयार होती हैं, और खासकर बिहार में आपको मैं बता दूं किरण जी, कि बिहार में मुस्लिम समुदाय से आने वाले बहनों और भाइयों के लिए इतनी योजनाएं हैं कि जिससे कि आज बिहार में कई ऐसी राजनीतिक होती है। मैं अगर आप मस्जिद की बात कर ले, आप बात कर ले कि आप कब्रिस्तान की बात कर ले, सारे मुद्दों को बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग खारिज करते हैं, लेकिन इनको पता है कि असली सशक्तिकरण कब है, जब आपको शिक्षा मिलेगी, जब आपको रोजगार मिलेगा। आप भी पूछ रहे थे सपा के प्रवक्ता की भाई क्या स्थिति है, आज मैं बिहार में मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों की तनख्वाह जो है बिहार के अन्य स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की तनख्वाह के बराबर में है। अब इससे ज्यादा मजबूती क्या होगा।